नमस्ते छात्रों, स्वागत है सभी का आज की क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा द्वितीय चैप्टर था आंकड़ों का संग्रह। हमने ठीक इसके पूर्व वाली जो वीडियो में पढ़ा था वो हमने पढ़ा था आंकड़ों का अर्थ क्या है, आंकड़ों के प्रकार यानी कि प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक के बारे में पढ़ा और साथ ही पढ़ा था प्राथमिक समंकों के संकलन करने की विधियां कौन कौन सी है। और उसमें विशेष करके एक शब्द आ रहा था और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, वो आ जाएगा प्रश्नावली। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली और प्रश्नावली का वापस पुनः हम एक बार अर्थ देखेंगे, इसके उद्देश्य देखेंगे, प्रश्नावली को किस प्रकार से बनाया जाता है और एक अच्छी प्रश्नावली में किन गुणों का समावेश होना चाहिए। आज इन सारी चीजों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक बार वापस रिपीट करते हैं प्रश्नावली का अर्थ। हमने पूर्व वाली कक्षा में भी पढ़ा था। प्रश्नावली का अर्थ क्या आ जाएगा? प्रश्नावली प्रश्नों की वह सूची है जिसे सूचनादाता भरकर किसे लौटाता है? प्रगणक या अनुसंधानकर्ता को लौटाएगा। इसका मतलब भरने का काम कौन करेगा? सूचनादाता। वह भरकर किसे लौटाएगा? प्रगणक या सूचनादाता को लौटाता है। तो इसका मतलब सूचनादाता जो होगा वो प्रगणक द्वारा जो दी गई प्रश्नावली होगा उसे पूरा फिलअप करता है। यानी कि प्रश्न कौन बनाएगा? बस सूचना जो प्रगणक होगा, अनुसंधानकर्ता, वो प्रश्नों को बनाकर किसे देगा? सूचनादाता को देता है। तो ये देखना है कि वह उसका जो विषय है यानी कि अनुसंधानकर्ता इस बात का ध्यान रखता है कि वह जिन बारे में सूचना या रिसर्च करना चाह रहा है उसका जो विषय है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि जिस समूह को वह अपने ग्रुप में शामिल करना चाहता है, अपने उद्देश्य के क्षेत्र में शामिल करना चाहता है, वह उस बारे में बड़ी रोचकता से उसके आंसर दे पाए। तो किन किन बातों को समझना है वो आ जाएगा। तो उससे पहले अपन को देखना है कि क्या प्रश्नावली का जो प्रारूप है ना, वो किस प्रकार का होता है ना। ये जो प्रारूप होता है वो हमारी पाठ्य पुस्तकों में नहीं दिया गया, लेकिन यह है हमें आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जब प्रश्नावली का प्रारूप बनाया जाता है, प्रश्नावली का प्रारूप बनाया जाएगा उससे ठीक पहले वह विषय का निर्धारण करना पड़ेगा कि वह जो अनुसंधान का विषय लेकर चल रहा है वह अनुसंधान का विषय क्या है। जैसे कि हम मान के चलते हैं कि हमारा जो अनुसंधान का विषय आ जाएगा वो आ जाएगा टेलीविजन का प्रभाव। टेलीविजन का प्रभाव या टेलीविजन का जो सामाजिक जीवन उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमारा विषय हो गया। अब हम प्रश्नावली बना रहे हैं। अब प्रश्नावली बनाकर हम क्या करेंगे, जैसे कि ये मान लिया जाता है कि कक्षा के अंदर ये प्रश्नावली दी जा रही है, तो कक्षा के अंदर 40 छात्र हैं तो 40 प्रश्नावलियां बनाई जाएगी और प्रत्येक छात्र को दी जाएगी। अब जब छात्रों को दी जाएगी वो भर के लेके आएंगे, तो यह कैसे पता चलेगा किस छात्र ने किस प्रकार के प्रश्नों का आंसर दिया? तो प्रत्येक प्रश्नावली के अंदर दो प्रकार की जानकारियां होती है, एक तो आ जाएगी व्यक्तिगत जानकारी और एक आ जाएगी विशिष्ट जानकारी। तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं। जैसा कि पहला भाग आ जाएगा व्यक्तिगत जानकारी, है ना, जिसे हम सामान्य जानकारी भी कहते हैं। पहला सेक्शन ये आ जाएगा और सेकंड जो आ जाएगा इसके ठीक बाद वो हमारा आ जाएगा विशिष्ट जानकारी। और ये जो विशिष्ट जानकारी होगी ये हमारे अनुसंधान के विषय से संबंधित होगी। अब हम बच्चों को दे रहे हैं या किसी भी व्यक्ति विशेष को अगर अपने प्रश्नावली दे रहे हैं, तब ऐसे में क्या बात आएगी, हम किन किन चीजों को अपन व्यक्तिगत रूप से लेंगे। तो सबसे पहले अपन देखा आ जाएगा उसका नाम, फिर नेक्स्ट आ जाएगा पिता का नाम, फिर आ जाएगा उसका शैक्षणिक स्तर का, उसका जो शैक्षणिक स्तर है वो किस लेवल का है। अगर कक्षा स्तर पर दी जा रही है तो इसका मतलब है कक्षा का नाम लिख सकता है। और यदि अगर नॉर्मली गांव में अपन किसी व्यक्ति विशेष को देते हैं तो अपना शैक्षणिक स्तर जहां तक वो पढ़ा है वो लिख सकता है। फिर और मेंशन करना चाहें विषय के अकॉर्डिंग तो वैवाहिक स्तर आ सकता है। फिर इसके अंदर लिंग निर्धारण आ सकता है, मेल फीमेल, और फिर उसका एड्रेस आ सकता है। तो हम इन चीजों को लेकर क्या कर सकते हैं कि उसकी व्यक्तिगत जानकारी ले सकते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, हमारी जो विशिष्ट जानकारी होगी जो कि हमारे विषय से संबंधित होगी उसका हम समावेश करेंगे। जैसे कि हमारे क्वेश्चन होंगे तो एक क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए, इस रोचकता के साथ में होने चाहिए कि जो सूचनादाता है वह इन्हें बड़ी रोचकता से इनको भर के और वापस क्या करे, अनुसंधानकर्ता को लौटाए। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन हो सकता है सब्जेक्ट के अनुसार से कि क्या घर में आपके टेलीविजन है? टेलीविजन है तो टेलीविजन किस कंपनी का है? आपके परिवार में कितने घंटे के लिए टेलीविजन देखा जाता है? टेलीविजन देखा जाता है तो किस प्रकार के जो चैनल है वो देखे जाते हैं? वो समाचार से रिलेटेड हो सकते हैं, वो आध्यात्मिक हो सकते हैं, वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो सकते हैं, नेशनल ज्योग्राफी रिलेटेड हो सकते हैं या नाटक हो सकते हैं। तो इस प्रकार के हम क्वेश्चनों का समावेश कर सकते हैं। फिर आगे हम और क्वेश्चन जैसे आध्यात्मिक आ रहे हैं, कौन कौन से आध्यात्मिक देखे जाते हैं, न्यूज चैनल में किन किन, तो अपन धीरे धीरे आगे की ओर क्या कर सकते हैं, कठिनाई का स्तर बढ़ा सकते हैं। यानी कि हम
क्या कर सकते हैं कि हम बहुत छोटे क्वेश्चनों से लेकर बड़े यानी कि अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक क्वेश्चनों की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो होता है वह प्रश्नावली का एक प्रारूप होता है जिसके अंदर दो जानकारी, सामान्य और विशिष्ट जानकारी होती है। अब हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं कि जब अनुसंधानकर्ता प्रश्नावली को दे रहा है तो वह किन किन बातों का ध्यान रखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि एक अच्छी प्रश्नावली में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो अगला जो आ रहा है वो आ रहा है प्रश्नावली के गुण। एक अच्छी प्रश्नावली में किन किन बातों का समावेश होना चाहिए या कौन कौन से अच्छे गुण होने चाहिए। तो देखिए किन बातों को ध्यान में रखेगा। सबसे पहले जब प्रश्नावली दी जा रही है इसका मतलब आपकी जो लिखावट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। मतलब आपने जो क्वेश्चन दिए वो बहुत आसानी से सूचनादाता पढ़ ले, तो आपकी जो लिखावट होनी चाहिए वह सुंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सरलतम भाषा, यानी कि आप अगर सरलतम भाषा का प्रयोग करेंगे जो कि सूचनादाता को बहुत आसानी से समझ में आ जाती है, तो वह क्या करेगा, कौन क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझकर और फिर उनके आंसर देगा। लेकिन हमने अगर क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया, इससे वाक्यों का प्रयोग किया कि जो सूचनादाता को समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसी स्थिति में उन क्वेश्चनों को क्या करेगा, वह छोड़ देगा। तो हमें ध्यान रखना है सरलतम भाषा का प्रयोग करना है। फिर नेक्स्ट आ रहा है सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश। सभी प्रकार के प्रश्न होने चाहिए। मतलब जैसा कि हमने बताया था, क्या घर में आपके टेलीविजन है, यानी कि हाँ नहीं वाले क्वेश्चन भी होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन भी होने चाहिए, साथ साथ में अति लघुतरात्मक क्वेश्चन और फिर जाकर लघुतरात्मक क्वेश्चन होने चाहिए, और बड़े क्वेश्चनों की संख्या थोड़ी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ताकि जो सूचनादाता है वह उसे बोझिल भाव से उस प्रश्नावली को नहीं भरे। तो अगर वह इंटरेस्ट लेके भरेगा तो वह सारी सूचनाओं को बहुत अच्छे से फिलअप कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश होना चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है प्रश्नों में क्रमबद्धता। प्रश्नों में क्रमबद्धता का गुण होना चाहिए, है ना। ये बहुत सामान्य सी है, लेकिन अगर हम जाते हैं और हम पहले पूछ रहे थे कि आपके घर में कौन सी कंपनी का टेलीविजन है, सामने वाला जो भी बताएगा एलजी का टेलीविजन है, और हमारा अगला क्वेश्चन आ जाएगा कि आपके घर में टेलीविजन है, तो इसका मतलब प्रश्नों में क्या हुई, क्रमबद्धता नहीं हुई। जैसा कि अगर हम शैक्षणिक स्तर के हिसाब से अगर किसी से पूछ ले कि आपने 12th पास किया है, और फिर हमारा जस्ट अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्या आप 8वीं उत्तीर्ण है, तब ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगी, क्रमबद्धता नहीं रहेगी। तो ये विशेष करके ध्यान रखना है ना। जैसे कि हम देखें अगर मान लो वैवाहिक स्थिति पूछ लिया आपने, अगर आपका सब्जेक्ट ऐसा रहा जनगणना से रिलेटेड, आपने पूछ लिया कि आपके परिवार में कितने बच्चे हैं, और फिर आप आके पूछ लेते हैं क्या आप विवाहित हैं, तब ऐसी स्थिति में बात बिगड़ सकती है। तो ये हमें ध्यान रखना है, प्रश्नों में क्या होना चाहिए, क्रमबद्धता का गुण होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्नों की संख्या। देखो यहां समझना, प्रश्नों की संख्या न तो बहुत अधिक होनी चाहिए और न ही बहुत कम होनी चाहिए। प्रश्नों की संख्या अगर बहुत अधिक होती है तब ऐसी स्थिति में सूचनादाता उस प्रश्नावली को भरने से पहले, समझने से पहले उसमें झिझक का भाव रहेगा, बस सोचेगा कि यार इतनी बड़ी प्रश्नावली को बनना है, तो उस काम को क्या करेगा, वह बोझिल भाव से करेगा। और अगर प्रश्नों की संख्या बहुत अगर कम होती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो रिसर्च कर रहा है, यानी कि जो अनुसंधान करता है, उसका जो उद्देश्य है कि जिस उद्देश्य के भाव से उसने प्रश्नावली को बनाया, तो उद्देश्य उसका क्या रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा। इसका मतलब प्रश्नों की संख्या न तो बहुत अधिक होनी चाहिए और न ही बहुत कम होनी चाहिए। और नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट आया कि अगर मान लो कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं तो हमें विशेष करके ध्यान रखना है कि भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले प्रश्न ना हो। भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, है ना, ऐसे प्रश्नों का समावेश नहीं करना। यानी कि अगर मान लो आपके रिसर्च का विषय अगर ऐसा आ गया है ना, जैसे कि हो सकता है किसी भी प्रकार के चैनल देख रहे हैं, है ना, और हम देख रहे हैं कि आप आध्यात्मिक चैनल ही ज्यादा क्यों देखते हैं, आपको कोई अगर आध्यात्मिक गुरु है तो वही पसंद क्यों है, नाटक में कौन सा किरदार पसंद है, ज्यादा क्यों पसंद है ना। तो आपको बहुत लाइटली पूछना है ना, लेकिन भावनाओं को ठेस पहुंचाने, शारीरिक विकृति को लेकर, है ना, या इस प्रकार के, या कास्ट को लेकर प्रश्न हो गए, तो इस प्रकार के प्रश्नों का कभी भी समावेश नहीं किया जाना चाहिए। तो ये एक ऐसे पॉइंट है जो एक अच्छी प्रश्नावली के अंतर्गत होने चाहिए, तो हमें ये ध्यान रखना है। तो देखो छात्रों, आज हमने पढ़ लिया प्रश्नावली का अर्थ, बहुत ईजी है। फिर आ जाएगा प्रश्नावली का जो प्रारूप हमने बनाया था, सामान्य जानकारी या व्यक्तिगत जानकारी, विशेष जानकारी के साथ में। और फिर हमने देखा कि जब अनुसंधान करता है, एक प्रश्नावली को बनाता है, तो किन किन बातों को अपने संज्ञान में रखता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में क्या करेगा, रखकर और फिर एक अच्छी प्रश्नावली का निर्माण करता है।
तो ये हमने पढ़ा था प्रश्नावली से रिलेटेड। अगर प्रश्नावली अच्छे से समझ में आती है, हम अनुसूची और प्रश्नावली के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत आसानी से बता पाते हैं। नेक्स्ट आ रहा है अपना संगणना एवं प्रतिदर्श। अब ये जो विधियां है इनको बहुत ध्यान से समझना है ना, यहां से एक छोटा क्वेश्चन आ सकता है प्रतिदर्शी से स्पेशली। तो ये समझना, सबसे पहले संगणना। संगणना या हमारी पाठ्यपुस्तक में हमें दे रखा है जनसंख्या। देखो दो चीजें दे रखी, एक तो संगणना और एक आ जाएगा हमारा प्रतिदर्श। यह समझने वाली बात है, संगणना का मतलब क्या होता है। देखो संगणना का मतलब ये होगा कि हम जिस चीज के लिए निर्णय निकालने जा रहे हैं तो समग्र इकाइयों का समावेश करना, यानी कि सभी इकाइयों का समग्र, ये आ रहा है सभी इकाइयों का समावेश हो। देखो समझना ध्यान से, यदि हमारी क्लास है और क्लास में यदि हम सारे बच्चों के बारे में निर्णय निकालते हैं कि बच्चा अगली क्लास में प्रमोट करेगा या नहीं करेगा, तो उसका मापदंड क्या हो जाएगा, उसके सारे एग्जाम हो जाएंगे। तो प्रत्येक बच्चे को क्या करना पड़ेगा, अपने सारे एग्जाम देने। वह टेस्टों को भी देगा, वह हाफ ईयरली भी देगा और वह ईयरली भी देगा। तब ऐसी स्थिति में आ जाएगा, हमने प्रत्येक बच्चे को क्या किया कि हमारी जो एग्जाम है उस एग्जाम में हम उसे क्या करें, सारे ही बच्चों को ले रहे हैं। तो सारे ही बच्चों का जब समावेश हो रहा है और अपन प्रत्येक बच्चे के बारे में निर्णय निकाल रहे हैं, तब इसी स्थिति में क्या आ जाएगा, वह संगणना, यानी कि सभी इकाइयों का हमने समावेश किया। अब नेक्स्ट आ रहा प्रतिदर्श। प्रतिदर्श में हम क्या करते हैं कि कुछ इकाइयों द्वारा, है ना, कुछ इकाइयों के आधार पर, कुछ इकाइयों के आधार पर समग्र का निर्णय। देखो समझना, क्या अपनी लाइफ में ऐसा होता है कुछ इकाइयों के आधार पर अपन समग्र का निर्णय निकालते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारी लाइफ में सुबह से लेकर हम रात तक ऐसी कितनी ही जगह हैं जहां हम इन चीजों का प्रयोग करते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, कुछ इकाइयों लेंगे, उसके आधार पर क्या करेंगे, समग्र का निर्णय निकालते हैं। जैसे कि अपन देखते हैं माताएं और बहनें जब खाना पका रही होती है तो इस में क्या करती है, वह सारी इकाइयों को टेस्ट नहीं करती। तो जब अगर दाल अगर बनी है तो इस में क्या करेगी, दाल पकी है नहीं है, तो इसके लिए क्या करेगी, चम्मच से हम कुछ दाल के दाने लेके और फिर हम देखेंगे कि दाल पकी है नहीं पकी है। चावल के लिए भी हम ऐसे करते हैं, अन्य सब्जियों के लिए भी हम ऐसा ही करते हैं। हम देखते हैं कि जैसे हम गेहूं लेने जा रहे हैं तो इस में क्या करेंगे, हम गेहूं का एक एक दाना नहीं देखेंगे, इस में क्या करेंगे, हम गेहूं का एक सैंपल लेते हैं, है ना, उस सैंपल को हम प्रतिदर्श कहते हैं। तो उस सैंपल को लेंगे, उस प्रतिदर्श को लेंगे, उस प्रतिदर्श के आधार पर ये निर्णय निकालेंगे कि ये जो सारे जो गेहूं है वो किस प्रकार के होंगे। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब आप कपड़ा खरीदने जा रहे हैं तो आप कपड़े के एक कोने को हाथ में लेकर या अपन देखेंगे कि यार पूरे जो कपड़ा होगा वो किस प्रकार से होगा। तो हम क्या करते हैं, हमारी लाइफ में ऐसी कितनी ही चीजें होती है, तो हम थोड़ा सा लेकर और फिर कुछ लेकर, नमूना लेकर, सैंपल लेकर हम क्या करते हैं, समग्र के बारे में हम उसका अनुमान लगाते हैं कि यार समग्र की सारी इकाइयां होगी वो किस प्रकार से होगी। तो इसका मतलब हमारे जीवन में हर जगह ये वाली चीज काम आती है, कुछ इकाइयों के आधार पर हम क्या करते हैं, समग्र का निर्णय करते हैं। फिर नेक्स्ट आ रहा कि देखो निर्णय करने का आधार क्या होगा। देखो यहां समझना, इसको हम पढ़ सकते हैं यहां पर, एक तो आता है प्रतिचयन और अप्रतिचयन। देखो आपको प्रतिचयन करना है। प्रतिचयन का मतलब अब आपको देखेंगे कि किस प्रकार से हम सैंपल ले रहे हैं। तो सैंपल में, है ना, स्पेशली पहले ये देखते हैं हम सैंपल में जो आएगा वो क्या आएगा, दो प्रकार की चीज आ रही, एक तो आ रहा है यादृच्छिक और एक आ जाएगा अयादृच्छिक, है ना। इन शब्दों को बहुत ध्यान से समझना ना। यादृच्छिक का मतलब हो जाए देव आधार पर, यानी कि हम नॉर्मली रैंडमली कुछ इकाइयों का चयन करते हैं, यानी कि सोच समझ के नहीं, है ना। और बिना देखे देख जब अपन कुछ इकाइयों का चयन करके फिर समग्र का निर्णय निकालते हैं तो इसी में क्या कहलाएगा, वह यादृच्छिक प्रतिचयन कहलाएगा। अब वो बिना देखे देख, बिना सोचे समझे अगर अपन कुछ इकाइयों का चयन करें तो उसके भी बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। जैसे कि अगर हमारी क्लास है, हमारी क्लास में अगर मान लो कोई बाहर से अगर ऑब्जर्वेशन करने के लिए आता है और देखता है कि इस कक्षा का जो स्तर है ना, शैक्षिक स्तर किस प्रकार से होगा, तो वह क्या करेगा, आएगा। वो हो सकता है लड़के लड़कियों में से दो लड़के और दो लड़कियों को लेके और फिर वह किनको भी रैंडमली उठाएगा और फिर उनसे क्वेश्चन आंसर पूछेंगे और क्वेश्चन आंसर पूछने के पश्चात ये निर्णय निकालेंगे उस कक्षा का स्तर कैसा है। वह ऐसा भी कर सकते हैं कि वो रोल नंबर बता दे कि रोल नंबर 5, 15, 25 और 35 खड़े हो जाओ। तो उन्होंने 4 बच्चे को क्रम के आधार पर, क्रम निर्धारण के आधार पर खड़ा कर दिया और उनके आधार पर वो बताएंगे, उनसे क्वेश्चन पूछाएंगे और ये बताएंगे कि इस कक्षा का जो शैक्षिक स्तर वो
कैसा होगा। हो सकता है वह कक्षा के अंदर कोई पैटर्न बना ले, क्या हर रो में से क्या कर सकते हैं वह ठीक साइड में बैठने वाले या दीवार के पास में बैठने वाले बच्चों को खड़ा कर दें। तो इस प्रकार से किसी प्रकार का पैटर्न भी बना सकते हैं। तो ये ऐसी चीजें होती है जिनके आधार पर क्या कर सकते हैं कि एक समग्र के आधार पर हम निर्णय ले सकते हैं। लॉटरी अब जब हम निकाली जाती है तो उसमें भी क्या आता है, यादृच्छिक प्रतिचय चयन आता है। जैसे मान लो लॉटरी निकाल रखी आपने, सारे टिकट से है ना, वह ऑनलाइन भी हो सकते हैं या फिर आपने अगर कोई टिकट अगर बना रखे तो ऐसे में हम छोटे बच्चे को बुलाएंगे और छोटे बच्चे के आधार पर हम क्या करेंगे, कौन सारे चिट को एक बार मिक्स करके और फिर उस बच्चे से हम चिट निकलाते हैं। तो वो भी क्या हो गया, रैंडमली हो गया, तो वो भी क्या कहला रहा है, यादृच्छिक प्रतिचयन कहला रहा है। तो ये यादृच्छिक प्रतिचयन है, इसका मतलब बिना देखे देख हम इन चीजों का चयन कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट आ जा रहा है अयादृच्छिक। अयादृच्छिक का मतलब होता है कि सोच समझकर, जब हम सोच समझकर हमारी प्रतिचयन की इकाइयों को जब सेलेक्ट करते हैं तब ऐसी स्थिति में वह क्या कहलाता है, अयादृच्छिक प्रतिचयन कहलाता है। तो ये समझना यादृच्छिक प्रतिचयन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वापस समझो एक बार बच्चों, संगणना में क्या हो जाएगा, सभी इकाइयों का समावेश करना है और निर्णय निकालना है। और प्रतिदर्श में क्या हो जाएगा, कुछ इकाइयों के आधार पर हम क्या करेंगे, समग्र निर्णय निकालेंगे। और ये जो प्रतिदयन या प्रतिदर्श होता है ना, जो हम सैंपल लेने जा रहे हैं तो उसके दो तरीके हो गए, एक तो हो जाएगा यादृच्छिक और एक हो जाएगा अयादृच्छिक। अब यहां समझना है सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है वो प्रतिचयन है ना। अब प्रतिचयन के बाद आता है प्रतिचयन त्रुटि। प्रतिचयन त्रुटि, अब देखो प्रतिचयन त्रुटि कहां हो सकती है। तो देखो त्रुटि तो होगी क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, कुछ इकाइयों के आधार पर समग्र का निर्णय निकाल। जैसे कि हमें दे रखा है कि हमारे पास यदि 5 व्यक्ति हो और 5 व्यक्तियों की जेब में अगर इतने रुपए हम ये मानकर चले 500, 550, 600, 650 और 700, तो देखो त्रुटि कहां आ सकती। तो त्रुटि निकालने का जो तरीका होता है वो होता है जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या में से आकलित संख्या जिसका अपन ने अनुमान लगाया है ना, या आपकी क्या आ रही है, प्रतिचयन त्रुटि आ रही। अब देखो कैसे निकालते हैं, तो जब हम देखते हैं ये समग्र दे रखा है और हम समग्र के आधार पर अगर इसका औसत निकालें तो देखा हमारा औसत आ जाएगा 5, 5, 10, 10 और 6, 16, 16 और 6, 22, 23 और 7, 30। तो इसका जो टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा 3000, 3000 बटे ये आ जाएगा 5, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 600। तो हमने सभी का जो औसत निकाला वो कितना आया, 600 आया। अब अगर हम इसे ऐसा नहीं करके और केवल हम सैंपल के आधार पर निकालते, जैसे कि हमने सैंपल लिया और सैंपल लेते समय रैंडमली जो संख्या आई वो आई 500 और 600 आ गई, तब ऐसी स्थिति में हमारा जो औसत आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 500 प्लस 600 बटा 2, ये आ जाएगा हमारा 1100 बटा 2, यानी कि वो क्या आ जाएगा 550। तो देखो वास्तविक संख्या है, जो वास्तविक औसत आया था तो वो हमने कितना निकाला था, वह 600 निकाला था। जबकि हमारा जो औसत आ रहा है जो हमने प्रतिदर्श के आधार पर निकाला तो वो कितना आ रहा था, है ना। इसका मतलब त्रुटि आ रही है वो कितने की आ रही है, 50 की आ रही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कहला रही है प्रतिचयन त्रुटि। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, इस टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट आएगा वो आ जाएगा प्रतिचयन त्रुटि किसे कहते हैं, है ना। तो एक आ जाएगा जो समग्र का जो औसत निकाल रहे हैं, जो सांख्यिकी विधियों के माध्यम से निकालते हैं, और एक आ जाएगा कि अगर हम प्रतिदर्श के आधार पर जो औसत निकाल रहे हैं तो इनके बीच में जो अंतर आएगा वो हमारी क्या कहला रही है, प्रतिचयन त्रुटि कहला रही है। तो छात्रों हम वापस एक बार रिपीट करते हैं, आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है उसका हमने इसमें समावेश किया। वापस समझ आए, आज जो हमने पढ़ा था सबसे पहले प्रश्नावली का अर्थ, फिर हमने देखा था प्रश्नावली का किस प्रकार से प्रारूप होता है, प्रश्नावली को हमने जो बनाया था 2 भागों में बांटकर, फिर अच्छी प्रश्नावली के गुण जो हमने बहुत अच्छी तरीके से समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर हमने पढ़ा था संगणना और प्रतिदर्श, संगणना में सभी इकाइयां और प्रतिदर्श में आ जाएगी कुछ इकाइयों के आधार पर समग्र का निर्णय लेना है। और फिर हमने देखा कि ये जो प्रतिदर्श हम ले रहे हैं वो किस आधार पर ले सकते हैं, तो वो हमारा आ जाएगा एक तो यादृच्छिक और एक आ जाएगा अयादृच्छिक, और यादृच्छिक के भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। और फिर हमने देखा कि किस प्रकार से प्रतिचयन त्रुटि आ सकती है। तो आज की जो क्लास है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना। मुझे पूरी उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत समझ में आई होगी। इस चैप्टर के हमारे 2 वीडियो है, दोनों वीडियो को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। यदि अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।